नमस्कार। सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो। साथियों, आज हम आपके साथ भारतीय रेल के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। वही भी अंग्रेज़ों की भारतीय रेल, जिसके पितामह लॉर्ड डलहौजी अंग्रेज, फरंगी, ईसाई, नरसंहार की सोच रखने वाला व्यक्ति था। मैं उस समय के इतिहास और उस समय के जो वैश्विक रेलवे है उसके बारे में भी इसको चर्चा में जोड़ूंगा। आप लोगों से निवेदन है, खास करके विद्यार्थियों से भी अपने विचारों से कमेंट बॉक्स में अवश्य अवगत कराएं, और जो जानकार लोग हैं उनसे भी है निवेदन कि वे अपने विचार टिप्पणी जो कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे लाभान्वित हो सकें और भूल में सुधार कर सकें, आगे उनके सुझावों पर कुछ काम किया जा सके। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज ईसाई देश जॉर्ज सॉरोस का आपने नाम सुना होगा। उसने खुला चैलेंज दिया था कि 2024 के चुनाव में वह किस प्रकार से हस्तक्षेप करेगा, कितने मिलियन डॉलर खर्च कर वो भारत की जो लोकतंत्र है उसमें हस्तक्षेप करेगा। कनाडा के जो जस्टिन ट्रूडो हैं उनको हम देख ही रहे हैं, किस तरह से खालिस्तान पंजाब में उन्होंने एक सेंटर बना दिया है और एक बार पुनः खालिस्तानी आंदोलनों को बढ़ावा दे रहे हैं। ईसाइयों की जो सोच, ये फिरंगी ईसाइयों की जो सोच है, वो पहले भी वही थी और आज भी यही है। वे भारत में जो रेल लाए हैं उसके पीछे क्या उद्देश्य थे, उनके क्या मानसिकता थी, उसका भी आज अपन मिलकर विश्लेषण करेंगे। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि विश्व में जो सबसे पहले दुनिया में शुरुआत हुई और 1814 में जॉर्ज स्टीफेंसन ने विश्व रेलवे के जो पितामह कहलाए, तो उन्होंने स्टीम इंजन का निर्माण कर लिया था जिससे रेल चलाई जा सके। उसके पहले वाष्प की शक्ति को जेम्स वाट ने पहचाना 1776 में, और उसके बाद 1804 में रिचर्ड ट्रेविधिक द्वारा एक ऐसा इंजन तैयार किया गया था जो कोयला खानों में से पानी को निकालकर फेंक देता था, जिसमें निरंतर सुधार करते हुए जो जॉर्ज स्टीफेंसन है 1814 में स्टीम इंजन का रूप दे दिया। उस समय की ये सबसे बड़ी क्रांति थी। अंग्रेज़ों ने औद्योगिक क्रांति उस समय कर दी थी 1700 के दशक में। साथियों, वे काफ़ी तेज़ी से अस्त्र शस्त्र के निर्माण में आगे बढ़ रहे थे और उसी बीच 1608 में वे सूरत के बंदरगाह पर भारत पहुँचे। 1608 से लेकर 1757 तक उन्होंने इस देश का बहुत बारीकी से अध्ययन किया। राजाओं और जो प्रांत थे उनके राजाओं को मिले, उनसे व्यापार के लिए निवेदन किया और तरह तरह के उनको प्रलोभन लालच दिए, विदेशी चीज़ें ला कर दी, और धीरे धीरे करके जो ईस्ट इंडिया कंपनी है और 1757 का जो प्लासी का युद्ध है वो एक महत्वपूर्ण है। उसमें सबसे पहले जो फूट डालो राज करो की नीति अंग्रेज ईसाइयों की है, धोखा देने की, वो आज भी है। जैसे कि जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ये मदर टेरेसा को अपना बहुत अच्छा वो बताते हैं, जैसे भारत रत्न भी दे दिया गया इस देश के द्वारा दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, जिसने भारत में गरीब बीमार लोगों को लालच देकर धोखे में रखकर दुनिया का सबसे बड़ा धर्म परिवर्तन किया। ऐसे ऐसे तो लोग हैं हमारे देश में। साथियों, आगे बढ़ते हैं। 1760 की जो औद्योगिक क्रांति हुई और उसके बाद जो इन्होंने रेल इंजन बना लिया और उसके बाद ये हथियारों के निर्माण में सफल हो गए। 1757 में जो बंगाल का नवाब था, नवाब सिराजुद्दौला, उसका जो प्रधान सेनापति था मीर जाफ़र, वो जयचंद के नाम से जाना गया। साथियों, आज हमारे यहाँ जयचंदों की कोई कमी नहीं है। 2024 के लोकसभा के चुनाव में हम ये देख चुके हैं और देखते भी चले आ रहे हैं पिछले 10 सालों से कि वे देश को भी नुकसान कर सकते हैं इस देश की सत्ता को हड़पने के लिए। वही अंग्रेजों की नीति है, राज करो और बांटो, बांटो और राज करो। एक खतरनाक नीति पर ये लोग सब मिलकर काम कर रहे हैं। साथियों, तो अंग्रेजों का जो लाया हुआ रेलवे है वो उसने भारत को किस प्रकार से लूटा है, इसका एक तथ्य यही भी है कि जब वे व्यापार करने आए भारत में, तो व्यापार के समय भारत में कृषि के उत्पादन में, मसाले के उत्पादन में भारत एक अग्रणी राष्ट्र था दुनिया में, धातुओं के उत्पादन में, और उन्होंने इस चीज़ को समझ लिया था प्रारंभिक तौर पर।
ऊन, रेशम, कपड़ा, कपास, जूट, नील, हल्की मशीनरी, काली मिर्च, अफीम आदि चीज़ों में भारत दुनिया में अपना स्थान रखता था। और आंकड़ों की बात करें तो जब अंग्रेज 1608 में भारत आए सूरत बंदरगाह पर, उस समय भारत का जो वैश्विक जीडीपी में योगदान था वो 22% था साथियों। और जब वे भारत के अनेक टुकड़े कर दिए इस देश में उपनिवेश बनाकर, और जब अंतिम टुकड़ा किया पाकिस्तान धार्मिक आधार पर नेहरू और लॉर्ड मिल्टन और जिन्ना के साथ मिलकर, गांधी के साथ मिलकर, तब भारत की जीडीपी मात्र 4% रह गई थी साथियों। ये अंग्रेज, ईसाई, फिरंगियों की मानसिकता को आप लोग अच्छी तरह से समझ लो, ये किस तरह से काम करते हैं। इनके अंदर अलतकिया जो कहते हैं ना मुसलमान इस्तेमाल करते हैं, धोखे में रखो, यह इन्होंने किया है भारत के साथ। मानव जाति के इतिहास में अंग्रेज ईसाइयों ने भारत पर सबसे अधिक नरसंहार किए हैं साथियों। कहते हैं कि जब 1769-70 में 1769-70 में बंगाल में अकाल पड़ा तो इन्होंने छोटे किसानों के ऊपर दुगने कर लगा दिए थे, हस्तकला उद्योग को ख़त्म कर दिया था और जो कुछ अनाज पैदा हो रहा था उसका निर्यात कर दिया था। इन ईसाई फिरंगियों की मानसिकता को आप इससे बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आप समझते हो ना कि आजकल आदिवासी जंगलों में ये जाकर एक बोरी चावल देते हैं और धर्म परिवर्तन करा देते हैं। ये ना तब बदले थे ना ये अब बदले हैं। ये सफ़ेद कॉलर वाले, सौम्य दिखने वाले, बड़े शिक्षित दिखने वाले, अपने आप को कहते हैं कि जो ईसाई धर्म है सबसे प्रेम करता है, ये हिंदुओं से कभी प्रेम नहीं करते। वे बहुसंख्यकों से कभी प्रेम नहीं करते, उनकी भाषा से, उनके जातियों से, और उसमें किस तरह से घृणा का भाव भरना है इन्हें बहुत अच्छी तरह से आता है, क्योंकि इनके संस्कार ही वही है, इनके धर्म में भी वही चीज़ सिखाई गई है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं साथियों। तो आगे हम बात करते हैं। इन्होंने उस समय भारत से कच्चा माल कम कीमत पर ले जाकर और ब्रिटेन से तैयार माल अधिक कीमत पर भारत में बेचा। इन्होंने भारत के सोने को लूटा, मंदिरों के खजानों को लूटा, राजाओं के खजानों को लूटा। साथियों, इन्होंने जैसे जैसे विस्तार किया वैसे वैसे ये बर्बर होते गए, नरसंहार करते रहे, जेनोसाइड्स करते गए। और ऐसा कहते हैं कि 1769-70 के जो अकाल पड़ा था बंगाल में, उसमें करीब इनकी जो सुनियोजित षड्यंत्र थे भूखा रखने के लोगों को 1 करोड़ लोग मारे गए थे। और 1857 में जो क्रांति हुई थी पहली, बिगुल फूका गया था, हम सब जानते हैं मेरठ में लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, जो सब कुछ हुआ था और अनेकों लोग थे उसमें। 2000 ब्रिटिशर्स मारे गए थे। उसका बदला लेने के लिए उन्होंने चंद अवधि में करीब 1 करोड़ भारतीयों को मारा था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 1757 का जो प्लासी का युद्ध है, बक्सर का युद्ध है, उसके बाद 1764 का, यह बहुत महत्वपूर्ण है। और 1857 के विद्रोह के बाद तो इन्होंने भारत में रेल का इतनी तेज़ी से आगे बढ़ाया कि ये समझ गए कि भारत पर अब शासन करने का समय आ गया है। जितने ताकतवर हो गए थे तो इन्होंने सबसे पहले 16 अप्रैल अंग्रेज ईसाई फिरंगियों ने उसी मानसिकता के आगे बढ़ाते हुए 16 अप्रैल 1853 को बोरीबंदर, जो बॉम्बे कहलाता है, पूर्व नाम उसका जो है, और वर्तमान में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जिसको हम कहते हैं, जानते हैं, थाने के बीच में रेल चलाई थी। इसकी दूरी 34 किलोमीटर के करीब थी। इसमें उस समय 3 इंजन लगाए गए थे, साहिब, सिंधु और सुल्तान, जिसमें करीब 400 यात्री सवार थे, 14 कोच थे। इसमें समय 1 घंटा 15 मिनट का लगा था करीब। भारत में जो रेल है उसका जन्मदाता, जैसा हम सब जानते हैं, ईसाई लॉर्ड डलहौजी कहलाए, जिसने भारत में डाकतार का भी शुरुआत, नेटवर्क शुरू करने के लिए जाना जाता है। हालांकि वह भारतीयों ने ही किया था, नाम तो इन्हीं को मिलेगा क्योंकि ये उपनिवेश चला रहे थे, हम पर शासन कर रहे थे, हम इनके गुलाम थे। साथियों, उस समय इन्होंने, इसका नाम पब्लिक वर्कों से भी जुड़ा है, जिसमें सबसे बड़ा वर्क था गंगा कैनाल और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी जो थी, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956, उसके लिए भी इसे जाना जाता है। साथियों,
तो 16 अप्रैल 1853 को यहाँ शुरुआत करता है। उससे पहले 27 सितंबर 1825 को ब्रिटेन के स्टॉकटन से लेकर डार्लिंगटन के बीच में 38 रेल डिब्बे की 600 यात्री जिसमें सवार थे, जिसकी 25 माइल की दूरी थी, करीब 40 किलोमीटर की वह ट्रेन उन्होंने चला ली थी। तो 1825 में उनके यहाँ चल गई थी और 1853 में हमारे यहाँ चली। मगर हमारे यहाँ जो उन्होंने रेल का विस्तार किया वो केवल अपने शासन को सशक्त बनाने के लिए, अपने जो कच्चा माल पोर्ट तक लाने के लिए, और मतलब किस तरह से लूटा जाए इस देश को, इस देश के लोगों में किस तरह से फूट डाली जाए। वे हमारे ज्ञान विज्ञान से इतनी नफरत करते थे कि जिसकी कोई सीमा नहीं। सबसे पहले उन्होंने हमारे गुरुकुल को ख़त्म किए। लॉर्ड मैकाले की हम यह नीति को जानते भी हैं। और साथियों, इन्होंने हमारे भाषा से नफरत की और जातियों में इन्होंने वैमनस्य भर दिया। जैसे जैसे ये आगे बढ़ते गए, रेल का विस्तार करते गए, जिसकी हम आगे भी चर्चा करेंगे आपसे, क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी है और अभी इसमें कुछ और जोड़ना है। तो 22 जून जो 1757 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने और जो नवाब बंगाल के ऊपर विजय प्राप्त की, और उसके बाद जितने ये नरसंहार करते गए, आगे बढ़ते गए, 1769-70 का जो बंगाल का अकाल में 1 करोड़ लोग मार दिए। 1857 के विद्रोह में इन्होंने 2000 अंग्रेज़ों का बदला लेने के लिए हमारे करीब 1 करोड़ लोग मार दिए। जलियांवाला बाग कांड, आप सीने पर गोली चला दी, एक रास्ता था उसे भी बंद करके कुएं में लोग गिर गए। कौन नहीं जानता है। नेहरू गांधी फिर भी इन अंग्रेज़ों के हितैषी थे। हमें बार बार इस चीज़ को कचोटता है। लॉर्ड माउंटबेटन का ये खास आदमी, उस टाइम इस अंग्रेज़ को इसने, मतलब जब हमारा देश स्वतंत्र हो रहा था तो उसको इस देश में क्या सम्मान दिया था, ये हम सब लोग जानते हैं। साथियों, जब इंदिरा गांधी ने सबसे पहले आपातकाल लगाया तो यही मदर टेरेसा ईसाई ने इस देश में सबसे पहले इंदिरा गांधी का समर्थन किया था। ये सब चीज़ें बड़ी विचार करने वाली चीज़ है। और जो फिरंगियों की जो सोच थी उसमें वे लोग 100% सफल रहे। आज भी वे हमसे नफरत करते हैं। हालांकि भारत ने अब उन्हें आर्थिक रूप से पछाड़ दिया है और अब हम उनको रक्षा के क्षेत्र में भी पछाड़ चुके हैं, और अब उनकी वही हालत है जो उन्होंने हमारे यहाँ की थी। आज उनके यहाँ दंगे हो रहे हैं। लीड्स, उनका जो दूसरा सबसे बड़ा शहर है, आज दंगाग्रस्त है, और उन्होंने भी वो भटके हुए लोगों को कुछ शरण दे दी थी। आज वे उनके ऊपर राज करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों का, ईसाई फिरंगियों की जो कर्म किए थे उसका उनको फल मिलना शुरू हो चुका है। अब हम आपसे इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले सुएज नहर की भी बात करेंगे। इसमें 1669 में सुएज नहर जब पूरी हुई तो कहते हैं कि उससे बनने के पहले अंग्रेज़ों को भारत आने में बहुत समय लगता था, 3 महीने करीब लग जाते थे। और 1869 में जैसे ही सुएज नहर पूरी हो जाती है, 1853 में गाड़ी चल गई थी, तो वो 3 सप्ताह का समय लगने लगा। इनकी बीवियां आने लगीं घूमने के लिए, और उन्हें मालूम था हमारा उपनिवेश है, यहाँ के लोग गुलाम हैं और इस देश से क्या क्या ले जाना है, और यहाँ की जो धन संपदा है उस जो उन्हें पसंद आ जाती थी वो अपने साथ ले जाती थी। फिर भी यहाँ के जो जयचंद थे उनके साथ थे। जैसे कि आप नेहरू को जानते हैं, नेहरू कहा करते थे कि वे शिक्षा से ईसाई और संस्कृति से मुसलमान हैं, दुर्भाग्य से हिंदू हैं। ऐसा प्रधानमंत्री हमें मिला था जिसने पहला शिक्षा मंत्री किसी अरब देश के मौलाना को बना दिया था। ये भारत का दुर्भाग्य था कि हमको ऐसा जो चुनाव में हार गया व्यक्ति, प्रधानमंत्री जिसने राज किया और उसने अंग्रेज़ों की नीतियों को ही आगे बढ़ाया। तो कुल मिलाकर जो अंग्रेज़ों की रेल आई उससे हमारा हानि ज़्यादा हुई। जितना विस्तार उन्होंने किया उतनी हमारी धन संपदा लूटी गई। आज देश में जो गरीबी और जो भी दिक्कतें हैं, जो जातिवाद की दिक्कत है, भाषा को लेकर विवादों की दिक्कत है, सब अंग्रेज़ों के बोए हुए हैं। यहाँ का जो आईपीसी है, जिसे अभी
भारतीय न्याय संहिता कहा गया है उसको बदला गया है, अभी उस सोच को बदला जा रहा है, ऐसा कह सकते हैं। तो उन्होंने इस देश में जितना जहर घोला है, इस अंग्रेज़ों के जो धार्मिक सोच थी वो कुछ इस तरह की थी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पूर्वोत्तर में किस तरह से ईसाईकरण हो रहा है, छत्तीसगढ़ झारखंड में किस तरह से ईसाईकरण हो रहा है, जालंधर में 2000 करोड़ का चर्च बन रहा है। इस देश के नेता इस तरह के हैं जो इस देश के मंदिरों के लिए तो वो इस देश के जो मूल धर्म है उसके लिए तो वे उल्टा सीधा बोलते हैं, अपशब्द बोलते हैं, यहाँ तक कि गालियाँ भी देते हैं, और दूसरे के धर्म, विदेशी धर्मों के लिए वे दलाली की हद पर पहुँच जाते हैं। तो अब हमें सचेत होना पड़ेगा, चर्चा करना पड़ेगी, और आगे आने वाले समय बड़ा कठिन है और भारत अनेक मोर्चे पर लड़ रहा है। भारत में जम्मू कश्मीर में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है ना, पराक्रम 2 छिड़ा हुआ है। अगर नहीं छिड़ा जाता ना तो ये आतंकवादी जिस तरह से जो यूपीए काल था 2004 से लेके 2014 के बीच में देश के अनेक इलाकों में फैल गए थे, वैसे ही फैल जाते। आज उन्हें पराक्रम 2 करके वहाँ रोक दिया गया, मारा जा रहा है। चीन को हम जानते हैं, 2 मोर्चे पर हमें युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ता है और आधा मोर्चा हमें देश के लिए लड़ना पड़ता है। और ये जो फिरंगी ईसाई है, जो खालिस्तानी टूल किट है, ये आदि की टूल किट और है। तो 3 मोर्चे पर देश लड़ रहा है। तो आप कुल मिलाकर इन विचारों को शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए, और हम भारतीय रेल को और आगे बढ़ाएंगे और आपके साथ चर्चा करेंगे। धन्यवाद। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।